हेलो फ्रेंड, हमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड करी थी। अब मैंने सेकंड पार्ट की वीडियो बनाई है। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं लीवर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, लीवर जो होता है, लीवर एकदम स्टोमक के बगल में, जस्ट बगल में होता है लीवर। ये स्टोमक है, इसके जस्ट बगल में लीवर। तो लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रेट करता है। बाइल जूस, मतलब बाइल जूस को हिंदी में पित्त रस बोलते हैं। ये बाइल जूस स्रावित करता है और बाइल फूड के साथ मिक्स होकर बाइल क्या काम करता है, ये इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि बाइल जूस जो है फूड के साथ मिक्स होकर वो क्या आगे क्या प्रोसेस है उसका। तो देखिए, तो यकृत जो है, लीवर, यह ग्लैंड्स पेट में राइट साइड डायफ्राम के ठीक नीचे उपस्थित होता है। मैंने आपको डायग्राम में आपको बता दिया था। ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम के नीचे है लीवर और स्टोमक के जस्ट बगल में है। और लीवर के नीचे ये गाल ब्लैडर है, मतलब पित्ताशय। और ये ड्यूडेनम है और ये पैनक्रियाज है। और ये लीवर के बगल में स्टोमक है। ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे स्टोमक है। और लीवर जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि पित्तीय नलिका, जो बाइल डक्ट होती हैं, नलिका, पित्तीय नलिका द्वारा बाइल जूस कहाँ जाता है, वो संग्रहणी में जाता है। ग्रहणी मतलब ड्यूडिनम। ओके, और ड्यूडिनम में जाकर भोजन का पाचन होता है। तो मैं पहले आपको बाइल सिक्रेट होता है इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो फूड जो है इसमें पैनक्रियाज में आएगा। ये पैनक्रियाज है ये। तो पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलता है उसको बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम्स निकलता है, तो उसको काम करने के लिए एक बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। बेसिक मतलब एल्कलाइन, है ना। तो और उस एनवायरनमेंट को कौन बनाता है, एल्कलाइन। उस बेसिक एनवायरनमेंट को बाइल जूस उस एनवायरनमेंट को एल्कलाइन बनाता है। ओके, तो क्योंकि बाइल जो जूस होता है वो खुद एक एल्कलाइन होता है, वो एक एसिड नहीं होता है, वो एल्कलाइन होता है। इसलिए वो एनवायरनमेंट को भी एल्कलाइन एनवायरनमेंट बना देता है। तो बाइल जूस फूड के साथ मिक्स होकर ये काम करता है, क्योंकि लीवर में पहले बाइल जूस सिक्रेट करता है और वो फूड में मिक्स हो जाता है बाइल जूस। तो उसका क्या काम है, फूड में जब मिक्स हो जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट पैनक्रियाज में की ओर बढ़ेगा। तो पैनक्रियाज में जब बढ़ेगा तो उसके पैनक्रियाज में जो एंजाइम्स निकलता है एमाइलेज, तो उसके एनवायरनमेंट को एल्कलाइन बना देता है। तो बेसिक एनवायरनमेंट बना देता है। कौन बना देता है, बाइल जूस, क्योंकि बाइल जूस यहाँ फूड में मिक्स हो चुका होता है। तो बाइल जूस फूड में जब मिक्स होकर पैनक्रियाज में आएगा तो वो उस एनवायरनमेंट को एल्कलाइन एनवायरनमेंट, मतलब बेसिक एनवायरनमेंट बना देगा। तो जिससे कि, और इस बेसिक एनवायरनमेंट बनने से जो पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलता है एमाइलेज, उसको भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। वो ठीक तरीके से काम कर लेता है। अगर बाइल जूस ना मिले वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाइल जूस जो है लीवर में सिक्रेट होता है और उसका क्या फंक्शन है। उसका यही फंक्शन है कि वो लीवर से फिर जो पैनक्रियाज में फूड जाएगा तो वो फूड में बाइल जूस मिक्स हो जाता है। तो फिर वो एनवायरनमेंट को एल्कलाइन बना देता है, जो कि पैनक्रियाज के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो एमाइलेज उसके अंदर से एंजाइम्स निकलता है, एमाइलेज एंजाइम्स निकलता है पैनक्रियाज में, तो वो अच्छे से काम कर सके। ओके, तो बाइल प्रोवाइड्स ऑन एल्कलाइन एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज। बाइल ब्रेक डाउन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स of fat into small globules so that can be further digested by other enzymes। मतलब कि बाइल जो है फूड के साथ मिलके उसमें फैट जो होता है, फूड में जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करता, लेकिन उसको ब्रेक डाउन कर देता है। मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाते हैं फैट के। फिर इस तरह से ब्रेक डाउन करता है। फिर दूसरे जो एंजाइम्स होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। और जो नेक्स्ट ऑर्गन्स आएंगे तो उसमें और भी जो एंजाइम्स ऐड होंगे, तो वो भी फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बताए हैं जो अपने सिक्रेशन को, फिर वो सिक्रेशन जो एंजाइम्स जो सिक्रेशन होगा उनका, वो अब कहाँ जाएंगे, अब वो आगे नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाले जाएंगे। ओके, मतलब छोटी आंत में।
हाँ बच्चों, मैं छोटी आँत से जो पहले यहाँ पर भरने से पहले मैं थोड़ा प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है ये बता देती हूँ। क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टमक के बारे में बताया था, तो मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपको अब समझने में आसानी हो। तो प्रोटीन जो है जब स्टमक में पहुँचता है, स्टमक किधर है, इधर, ओके, स्टमक, यहाँ पर जब फूड में जो प्रोटीन होता है जब वो यहाँ पहुँचता है तो वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है मैं वो आपको बताऊँगी। तो वो प्रोटीन पेप्सिनोजन का मतलब होता है कि वो एक्टिव नहीं है। पेप्सिनोजन मतलब वो एक्टिव नहीं है जब स्टोमक में प्रोटीन आता है। ओके, जब स्टोमक में प्रोटीन आता है फूड के साथ, तो वो जो प्रोटीन में ये मैं आपको पहले पिछली जो फर्स्ट वीडियो थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ स्टोमक के बारे में, और फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसकी मांसपेशियाँ थैलीनुमा होती हैं, मतलब मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी आंतरिक जो दीवारें होती हैं उनमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करती है। ओके, और जिसमें HCl गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक में मतलब इसे हिंदी में आमाशय बोलते हैं, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन करती है, और जिसमें HCl एवं प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में HCl एवं प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होता है। क्योंकि मैं आपको प्रोटीन के पाचन के बारे में बता रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा दोबारा से रिपीट किया है मैंने ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को का फुल नेम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका pH मान 1 से 3 तक होता है। यह प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को प्रोटीन पचाने के लिए सक्रिय बनाता है। यह जो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को HCl का क्या कार्य है? HCl का ये कार्य है कि वो जो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं ना, उनको एक्टिव करता है, मतलब उनको सक्रिय बनाता है, एक्टिव करता है। अगर HCl ना हो तो एंजाइम एक्टिव शायद वो कम रहेंगे, मतलब ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, उतने एक्टिव नहीं होंगे जितने होना चाहिए। तो HCl जो है प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को एक्टिव बनाते हैं। ओके, साथ ही प्रोटीन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। जिसको जैसे एनवायरनमेंट चाहिए होता है उसी एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट बनाना होता है। तो जैसे कि प्रोटीन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो HCl एनवायरनमेंट को अम्लीय माध्यम बना देता है, मतलब एसिडिक बना देता है, जिससे कि वो प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ओके, एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स अच्छे से कार्य कर सकें। वो अम्लीय अब ये बताए HCl जो है अम्लीय माध्यम क्यों बनाता है? क्योंकि वो HCl जो है वो खुद ही एक अम्लीय है, मतलब एसिड है, एसिटिक है वो, इसलिए वो खुद एसिड है, इसलिए वो अम्लीय माध्यम प्रदान कर सकता है। ओके, कभी कभी आवश्यकता से अधिक स्रावित हो जाता है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कभी कभी जब आवश्यकता से अधिक स्रावित हो जाता है जिसके कारण आमाशय में मतलब पेट में अम्लीयता उत्पन्न हो जाती है। अम्लीयता मतलब एसिडिटी, एसिड होता है ना ये, जब ज़्यादा बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आमाशय में मतलब स्टोमक में ज़्यादा बनेगा तो एसिडिक उत्पन्न हो जाती है। और HCl जो है रोगाणुओं को नष्ट करता है, जो बैक्टीरिया जर्म्स पेट में आ जाते हैं उनको नष्ट करता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये रिवाइज़ कराया है। अब हम पहुँचते हैं प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो स्टोमक में क्या प्रोसेस होता है जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। जब फूड के साथ प्रोटीन पहुंचता है स्टोमक में तो वहाँ पे पेप्सिनोजन होता है, मतलब पेप्सिनोजन का मतलब है एक्टिव नहीं है। एंड जब कोई एक्टिव नहीं है तो वो पेप्सिनोजन है। जो प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम है जब वो एक्टिव नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं पेप्सिनोजन। ठीक है, जब प्रोटीन को पचाने के लिए जब एक्टिव नहीं है एंजाइम तो उसको बोलते हैं पेप्सिनोजन, क्योंकि वहाँ पर टाइम प्रोटीन है ही नहीं स्टोमक में, तो वो पेप्सिनोजन के रूप में होते हैं। ओके, जब वो फूड में जब प्रोटीन स्टोमक में पहुँचता है, जब फूड के द्वारा स्टोमक में प्रोटीन पहुँचता है, जब स्टोमक में प्रोटीन आता है तब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन से
टकराता है, मतलब HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन से के संपर्क में आता है, उससे टकराता है, तभी तो वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आपको समझ में आया होगा कि जब स्टोमक में प्रोटीन नहीं है तो पेप्सिन किस अवस्था में होगा, वो होगा पेप्सिनोजन मतलब वो एक्टिव नहीं है। जब स्टोमक में प्रोटीन आएगा तो HCl पेप्सिनोजन के संपर्क में आएगा, जिससे कि पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। ओके, फिर पेप्सिन क्या क्रिया करेगा प्रोटीन पर, जो फूड के साथ जो प्रोटीन आई है वो पेप्सिन क्या क्रिया करेगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देगा। ओके, पहले तो पेप्सिनोजन एक्टिव नहीं है तो पेप्सिनोजन, और जब वो एक्टिव हुआ HCl के माध्यम से तो वो पेप्सिन में चेंज हो गया पेप्सिनोजन। फिर पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करेगा, जो फूड के साथ आई है उसके साथ क्रिया करेगा तो वो पेप्टोन में चेंज हो जाएगा। और फिर आगे जो नेक्स्ट ऑर्गन्स में मैं आगे बढ़ूँगी तो वहाँ पर प्रोटीन नहीं मिलेगा कहीं भी, वहाँ पर क्या मिलेगा, पेप्टोन, क्योंकि प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हो चुकी है आमाशय में, स्टोमक में प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हो चुकी है। तो आगे जो ऑर्गन्स आएंगे जहाँ नेक्स्ट आगे डाइजेशन के लिए फूड आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर प्रोटीन पेप्टोन के रूप में मिलेंगे। ओके, इस बात को ध्यान रखना, जिससे कि क्योंकि मैं नेक्स्ट जब ऑर्गन्स में फूड बढ़ेगा तो मैं प्रोटीन की जगह पेप्टोन बताऊंगी। ठीक है, तो आप जैसे कि याद रखिएगा। अभी मैंने आपको स्टोमक के बारे में बताया था, स्टोमक के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया, आप उसमें आप एक बार और देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो। हाँ, तो हम बताते हैं लीवर जो है, ये हमारा लीवर है। ओके, ये डायफ्राम के नीचे होता है, और लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दो तरह कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। एक तो हमारा HDL, तो HDL मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, और LDL एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो मैंने पहले आपको स्टोमक में के बारे में बताया था। ठीक है, और मैं आपको लीवर के बारे में बताती हूँ कि लीवर जो है उसका क्या काम है। वो एक कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो दो तरह का कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जैसे कि HDL एक LDL। तो HDL होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल और LDL होता है एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो HDL जो है बुरे कोलेस्ट्रॉल को, मतलब कि LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको उठाकर लीवर को लाता है। उसका ये काम है ना। HDL जो है एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो जो बॉडी में जितना भी LDL होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको उठा के लीवर में लाता है और उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ओके, ये काम है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा तो ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा बढ़ने पर हार्मफुल होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है कहाँ पर स्टोर होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम तो लीवर का है, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है हमारे गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर पित्ताशय, ये हमारा लीवर है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल, बाइल जूस मैंने अभी बताया था पहले, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रही हूँ। अब मैं बाइल जूस के बारे में बता चुकी हूँ, अब मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रही हूँ। लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है, HDL और LDL है ना। जो HDL जो होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका काम होता है पूरी बॉडी में से जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको लीवर में लेकर आना। फिर जो कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करने का कहाँ होता है, वो होता है गाल ब्लैडर में, मतलब पित्ताशय में। यहाँ पर ये थैली होती है, पित्त की थैली, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है। ओके, और तो उसी से, और अगर जब कोलेस्ट्रॉल लिमिट से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे गाल ब्लैडर में, ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो फिर क्या होगा, तो पथरी, तो उससे पथरी बन जाती है। ठीक है, तो क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी में वो क्या जम जाता है। जब गाल ब्लैडर में जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा वो जम जाएगा और उससे क्या होगा, पथरी बन जाएगी गाल ब्लैडर में, उसी से पथरी बन जाती है। तो फिर उसका फिर
उसका तो फिर यही है कि गाल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। और जब गाल ब्लैडर जो रिमूव हो जाएगा तो उससे भी फिर प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो हाँ, तो गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है जब उसमें पथरी बन जाती है, तो गाल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। और उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है मैं उसको आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। जो गाल ब्लैडर है उसके पीछे, इसके पीछे की साइड में पैनक्रियाज होता है, ओके। पैनक्रियाज, इसके पीछे पैनक्रियाज है। और स्टोमक से भोजन कहाँ जाता है? वो स्टोमक से भोजन फिर ये डिडोनियम में जाता है। ये डिडोनियम मतलब ग्रहणी में जाता है, ओके। इसके बीच के पार्ट को मध्याह्न, मिडिल, और ये लास्ट के पश्चात पीछे का भाग बोलते हैं। ग्रहणी में मतलब ड्यूडिनम में पाचन एंजाइम्स नहीं बनते हैं। उसमें ग्रहणी में ड्यूडिनम में कोई पाचन एंजाइम्स, जो डाइजेशन के जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। तो ग्रहणी से पित्ताशय जो गाल ब्लैडर है उसके एंजाइम्स, जो उसके जो गाल ब्लैडर के जो पाचक रस होते हैं, जो पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, और अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज, उसके जो उनसे जो पाचक ग्रंथियाँ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड से जुड़ी होती हैं, तो डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम्स आते हैं अग्नाशय से और पित्ताशय से, वो सारे के सारे कहाँ पर खुलते हैं? वो खुलते हैं ड्यूडिनम में, ग्रहणी में। फिर ड्यूडोनियम में जो पित्ताशय के पाचक रस एंजाइम्स और अग्नाशय के एंजाइम्स, पैनक्रियाज के इसके एंजाइम्स ड्यूडोनियम में जाते हैं, वहाँ पर उनका पाचन होता है। क्योंकि ग्रहणी में तो ड्यूडोनियम में तो कोई पाचक रस बनता ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों के जो हमने जो ऑर्गन्स बताए हैं आपको, एक तो गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज, इन दोनों के एंजाइम्स ड्यूडोनियम में जाते हैं, ग्रहणी में जाते हैं, और वहीं पर इनका पाचन भोजन का होता है। तो हम गाल ब्लैडर है पित्ताशय, ठीक है। ये लीवर में जो बनता है उसे स्टोर करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है और वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। और लीवर में और क्या बनता है? बाइल जूस भी बनता है। इसी तरह से हम पैनक्रियाज की बात करें तो इस पैनक्रियाज में भी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाज में क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक जूस। तो लीवर में बाइल जूस निकलता है और कोलेस्ट्रॉल बनता है, और पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। आपको इतना समझ में आया हो गया, ठीक है। लीवर में क्या बनता है? लीवर में बाइल जूस और कोलेस्ट्रॉल बनता है, और इसमें पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो इतनी दो बात आप याद रखेंगे। अब हम बताएंगे बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस में बाइल सैल्ट होता है, मतलब पित्त लवण होता है ना। हम बाइल जूस के बारे में बता रहे हैं। बाइल जूस इसमें बनता है, लीवर में बनता है, तो मैं बाइल जूस के बारे में बता रही हूँ आपको। इसमें बाइल सैल्ट होता है इसके अंदर, और दूसरी चीज़ बनती है बिलीरूबिन, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। लीवर के नीचे ये गाल ब्लैडर स्थित होता है, और जो कि लीवर में बने पित्तरस को स्टोर करती है। पित्तरस, बाइल जूस में बिलीरूबिन और बाइल सैल्ट उपस्थित होता है, ओके। बाइल सैल्ट के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। पित्त लवण ये क्या है? पित्त जो बाइल सैल्ट जो है वो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें, जो वसा होती है फैट, जब हम ऑयल वगैरह ऑयली चीज़ खाते हैं, वो फैट की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, वसा की बड़ी बड़ी बूंदें का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण मतलब पाइसीकरण, मतलब जो पित्त लवण होता है, जो बाइल सैल्ट होता है, वो फैट का फिजिकली तोड़ रहा है, उसे केमिकली नहीं पचा रहा है, फिजिकली उनको तोड़ रहा है, जिससे कि वो जो आगे नेक्स्ट जब प्रोसेस हो तो वो थोड़ी आसानी रहे। तो उन्हें छोटी छोटी बूंदों में उनको तोड़ रहा है। किसको? फैट को,
ठीक है, ये बाइल सेल्ट का काम है। बाइल सेल्ट जो है वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं उनका इमल्सीकरण करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब पाइसीकरण, उनकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। ओके, इनको फिजिकली तोड़ रहा है। जैसे सब्जी को काटते हैं तो उसे चॉपिंग बोलते हैं, और ट्री को काटते हैं तो कटिंग बोलते हैं। इसी तरह से बाइल सेल्ट फैट को तोड़ता है। ओके, तो इसी तरह से इसी को इमल्सीकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है तो गाल ब्लैडर पित्ता से गाल ब्लैडर जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसका मीन्स तो जो है जब गाल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, मैंने आपको गाल ब्लैडर के बारे में बताया था ना कि जब कोलेस्ट्रॉल लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है वो स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। जब गाल ब्लैडर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एक स्टोर हो जाता है ज़्यादा, तो वो जमने लगता है तो पथरी बन जाती है। जब उसको फिर रिमूव करना पड़ता है, गाल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। तो जब गाल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा तो बाइल सेल्ट नहीं मिलेगा। तो बाइल सेल्ट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो वो फैट को फैट को नहीं तोड़ पाएगा, है ना। तो डाइजेशन में फैट का डाइजेशन बहुत ही मुश्किल से होता है, है ना, क्योंकि बाइल सेल्ट जो है पित्त रस जो होता है, पित्ताशय में जो पित्त रस होता है, बाइल सेल्ट वो उसमें नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से फैट को तोड़ नहीं पाएगा, उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर डॉक्टर जब गाल ब्लैडर निकल जाती है तो डॉक्टर का सजेशन यही होता है कि ऑयली चीज़ अवॉइड करें। क्योंकि वसा को तोड़ने में पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन जैसे शब्द का यूज़ किया जाता है ना। और जो वसा को तो तोड़ा जाता है तो उसके लिए पाइसीकरण और इमल्सिफिकेशन शब्द का यूज़ किया जाता है। और इमल्सिफिकेशन का मीन्स है कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देना। इसी को और जो फैट की जो ड्रॉप होती हैं, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, वो आगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। फैट के मतलब जो क्योंकि बाइल सेल्ट के कारण इमल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बूंदें बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देती हैं। इससे आगे प्रोसेस में थोड़ी हेल्प हो जाती है कि थोड़ा इजी हो जाता है फैट को डाइजेशन करना। आगे जो फैट की ड्रॉप के टूटने से आगे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है फैट वो फास्ट हो जाती है। ओके, तो जो कि आगे चल के पाचन में सहायक होती है, क्योंकि जो भी और ऑर्गन्स में जहाँ पर वो फैट जाएगा तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही वो बाइल सेल्ट जो है पहले ही उसको डाइजेस्ट कर चुका है, उसकी बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ चुका है। तो आगे जिस ऑर्गन्स में जब फैट जाएगा तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो पैनक्रियाज के बारे में मैंने बताया था, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। हाँ, ये जो है ड्यूडेनम के जो शेप होती है ड्यूडेनम की, वो यू शेप की होती है। तो उसी घुमाव के अंदर ये होती है। अग्नाशय पैनक्रियाज वहीं उपस्थित होता है। इसका पाचक जो रस है वो अग्नाशयिक रस निकलता है, जिसे पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अग्नाशयी नलिका के द्वारा जो अग्नाशयी मतलब पैनक्रियाज उसकी जो नलिका होती है, डक्ट होती है, उससे ड्यूडेनम में वो एंजाइम्स पहुंचते हैं। तो हम एंजाइम्स के बारे में बात करें तो क्या पैनक्रियाज के 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तीन एंजाइम्स होते हैं, एक एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज जो है तो ये एमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ेगा। स्टार्च होता है ना, उसको तोड़ेगा। फूड में जो स्टार्च आता है, फूड के साथ उस स्टार्च को तोड़ेगा, जिससे फिर वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा माल्टोज में। ओके, तो माल्टोज क्या है, तो माल्टोज जो है एक ग्लूकोज की एक बड़ी सी दीवार है। जब उसे तोड़ता है तो वो एक माल्टोज में चेंज हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए तोड़ना तो ज़रूरी होता है। तो इसलिए स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज में। ओके, एमाइलेज है, और एमाइलेज जो है एक पाचक एंजाइम्स है जो कि पैनक्रियाज से निकलता है। ओके, ये 3 तरह के होते हैं। फिर है लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है जो फैटी एसिड होता है, फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। ओके, लाइपेज फैट को मतलब वसा को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। और फैट को पहले मैंने आपको पहले बताया है, फैट को पहले बाइल जूस ने तोड़ दिया था। फैट को बाइल जूस ने तोड़ा था, इमल्सिफिकेशन किया था, है ना।
जो पित्ताशय में बाइल जूस कहाँ से निकलता है, बाइल जूस निकलता है लीवर में, और वो पित्ताशय में स्टोर होते हैं ये सब चीज़ें। तो पित्ताशय में बाकी काम जो है बाइल जूस ने किया था कि उसको छोटी छोटी बड़ी बड़ी बूंदों को, फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया था। ओके, और अब आगे का काम लाइपेज एंजाइम्स करेगा। लाइपेज जो है फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है। ओके, फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है, चेंज कर देता है। अब नेक्स्ट है ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन यहाँ पे होगा पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में चेंज होगा। तो पेप्टोन्स, अब ये जो है पॉलीपेप्टाइड में चेंज होगा। तो पेप्टोन्स को के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोटीन को स्टोमक में जो आमाशय है वहाँ पर जब फूड के साथ जब प्रोटीन आता है तो HCl की मदद से पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर दिया था, मैंने आपको पहले बताया था। तो वही चीज़ है। अब आगे जब प्रोटीन के रूप में नहीं मिलेगा वो मिलेगा पेप्टोन में, है ना। तो पेप्टोन जो है, पेप्टोन का पाचन कौन करेगा, ट्रिप्सिन, है ना। क्योंकि प्रोटीन को तो स्टोमक में HCl की मदद से पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर दिया था, मैंने आपको पहले बताया ना। तो इसलिए अब पेप्टोन को कौन डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम्स, है ना। तो ट्रिप्सिन एंजाइम्स पैनक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन ने पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर दिया। ओके, इस तरह से आप याद रखें ना। अब क्या है, अब पेप्टोन अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो चुका है। ट्रिप्सिन ने पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर दिया है। अब आगे जब ऑर्गन्स में जाएगा ये तो पॉलीपेप्टाइड में मिलेगा, पेप्टोन में नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको पेप्टोन और प्रोटीन नहीं मिलेगा। अब मिलेगा आगे जो नेक्स्ट जब ऑर्गन आएंगे इसके बाद वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड में मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो हम पढ़ा रहे थे उसमें बाइल सेल्स, मैंने आपको बता ही दिया था। बिलीरुबिन के बारे में मुझे बताना है। बिलीरुबिन जो है ये आरबीसी के विखंडन से बना एक वेस्ट पिगमेंट होता है। ये शरीर के लिए हानिकारक होता है बिलीरुबिन। ओके, इसे बाहर निकाला जाता है बिलीरुबिन को। ये एक वेस्ट मटेरियल होता है बिलीरुबिन। ओके, ये मैंने आपको बताया था कि पित्तरस जो बाइल सेल्ट है, पित्तरस, इसमें बाइल सेल्ट होता है, एक बिलीरुबिन होता है। जो बिलीरुबिन जो है एक वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, जब आरबीसी पुराना हो जाता है तो वह टूट जाता है, तो उसके अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट पिगमेंट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक वेस्ट होता है हमारे लिए, ये हानिकारक होता है बिलीरुबिन। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो उसे अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट पिगमेंट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये एक वर्णक होता है, ये रंग प्रदान करता है आरबीसी को। रेड ब्लड सेल जो हमारी रक्त को, हमारी ब्लड होता है ना, ब्लड रेड कैसे होता है, तो उसको एक बिलीरुबिन द्वारा रंग दिया जाता है। ये एक वर्णक होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल को कलर देता है, जैसे वो लाल रंग का दिखाई देता है। जब वो पुराना हो जाता है, आरबीसी पुरानी हो जाती है तो वो नष्ट हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। क्योंकि आरबीसी जो है बनती है फिर कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती है, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब आरबीसी को नष्ट होने पर बिलीरुबिन का बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। आरबीसी के विखंडन होने और नष्ट होने से बिलीरुबिन बनता है। आरबीसी जब नष्ट बेकार हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, विखंडन हो जाता है उसका आरबीसी का, तो वो बाहर बाहर निकाल दिया जाता है। और उसी जो आरबीसी के नष्ट होने से बिलीरुबिन का निर्माण होता है और उसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। और जो आरबीसी नष्ट हो जाती है, बिलीरुबिन जो होता है, आरबीसी नष्ट हो जाती है तो जो उसमें जो आयरन, जो इम्पोर्टेंट जो भी पदार्थ होते हैं ज़रूरी, वो लीवर द्वारा ले लिया जाता है। और जो बाकी बचा होता है वो वेस्ट होता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी। और जब आरबीसी नष्ट हो जाती है तो उसे प्लीहा में इसको स्टोर कर दिया जाता है। आरबीसी जो बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो प्लीहा में इसको स्टोर कर दिया जाता है। एक तरह से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पर जो नष्ट हुई आरबीसी होती है, जहाँ पर बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन कैसे बनता है, आरबीसी के नष्ट होने से। तो वो आरबीसी जब नष्ट हुई होती है तो उसको फिर जो भी उसमें अच्छे पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन है या फिर कुछ और भी अच्छा कुछ है पोषक है, वो लीवर द्वारा ले लिया जाता है। फिर बाद में उसको आरबीसी को, जो बेकार आरबीसी है, उसे प्लीहा में स्टोर कर दिया जाता है। और एक तरह से जो प्लीहा है वो आरबीसी का कब्रिस्तान है और बिलीरुबिन
पीला रंग का हो जाता है। वहाँ पर बिलीरुबिन जाकर मतलब प्लीहा में जाकर वो पीले रंग का हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको लीवर के बारे में, आमाशय मतलब स्टोमक और पैनक्रियाज के बारे में, इसमें पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं वो सब मैंने आपको अभी बताया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि हाँ, एक बात और कि जैसे कि लीवर है। लीवर क्या है, ये डिसाइड करता है कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में रहनी चाहिए, कौन सी बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए। तो लीवर जो है, जो बिलीरुबिन होता है, आरबीसी जब नष्ट हो जाती है तो बिलीरुबिन बन जाता है, वो आरबीसी के नष्ट होने से बनता है बिलीरुबिन। तो लीवर जो है फिर वो डिसाइड करता है बिलीरुबिन के जो भी पोषक तत्व हैं उनको ले आयरन है या फिर कोई पोषक तत्व है उनको वो ले लेता है, फिर उनको प्लीहा में स्टोर करता है, जिससे कि वहाँ पे उसका भक्षण हो सके, वो और भी बिलीरुबिन जो है नष्ट हो जाए। ओके, अगर लीवर कमज़ोर है, मान लो वो कमज़ोर हो गया है किसी कारण की वजह से, तो फिर बिलीरुबिन फिर कौन डिसाइड करेगा कि बिलीरुबिन को बाहर निकालना है कि बॉडी में जाने देना है, क्योंकि लीवर बिलीरुबिन को वापस बॉडी में नहीं जाने देगा, क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है और वो हमारे लिए हानिकारक है, बहुत ही हार्मफुल होता है बिलीरुबिन। लेकिन जब लीवर कमज़ोर होगा तो ब्लड में फिर उसका बिलीरुबिन का ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो हेल्दी लीवर होता है तो वह किसी भी वेस्ट मटेरियल को, जो भी हानिकारक है हमारे जो भी चीज़ बॉडी के लिए, उस चीज़ को वो ब्लड में जाने नहीं देगा, है ना, जाने नहीं देगा। और लेकिन जब लीवर ही वीक हो गया तो वो लीवर की वो बिना परमिशन के ही वो बॉडी ब्लड में चला जाएगा बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन जो है पीला होता है ना। लीवर के कमज़ोर होने पर बिलीरुबिन जो है वो ब्लड में चला जाता है, क्योंकि लीवर उसे रोक ही नहीं पाता है बिलीरुबिन को ब्लड में जाने से। तो बिलीरुबिन पीला होता है, जैसे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, और इसे पीलिया और इसी को हम पीलिया और जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया जॉन्डिस हो जाता है क्योंकि वो बिलीरुबिन पीले रंग का होता है, तो उससे बॉडी और फिर ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे पीलिया हो जाता है। ये तब होता है जब लीवर जो है वीक होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि वो रोक ही नहीं पाता है, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको निकाल ही नहीं पाता है लीवर के वीक होने की वजह से। और लीवर अगर हेल्दी है तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बिलीरुबिन को ब्लड में नहीं जाने देगा। लीवर के वीक कमज़ोर होने से या कोई सी इन्फेक्शन होने पर ये बिलीरुबिन जो है जो रक्त नलिकाएँ होती हैं, ब्लड वीजल्स होती हैं, उनके द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट करने लगता है, जिससे कि पूरे इस बॉडी का कलर पीला हो जाता है। ठीक है, ओके।